समाज में संदेश देंगे कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ खड़ा होगा हम उस आवाज को हमेशा के लिए बंद करेंगे। जब वो सीबीआई से नहीं रोक पाए, ईडी से नहीं रोक पाए, इनकम टैक्स से नहीं रोक पाए, जब वो झूठे मुकदमों से नहीं रोक पाए, जेल से नहीं रोक पाए, तो कायरों की तरह आके उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी। किसी की बारात रोक दो, किसी के ऊपर पेशाब कर दो, किसी को थूक दो, किसी में थूक चटवा दो, किसी की पूंछ काट लो, किसी के पानी छूने पर हत्या कर दो। मैं जानता हूँ कैसे कैसे उधार पैसे लेकर आए होंगे और आने जाने के बाद जब खबर आएगी कि आपका कोई और मुसीबत में पड़ जाए। और ये ज्ञापन इसलिए जरूरी है कि एक छोटी सी मांग इसमें मुझसे जुड़ी हुई है, लेकिन बाकी मांग बहुत मुझसे जुड़ी हुई नहीं है, समाज से जुड़ी हुई है। चंद्रशेखर तो अकेला आदमी मर जाएगा, लेकिन इस समाज के साथ जो न्याय होगा उसका हिसाब तो करना पड़ेगा ना। वो ये संदेश दे रहे थे कि हम इसका एनकाउंटर करके समाज में संदेश देंगे कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ खड़ा होगा हम उस आवाज को हमेशा के लिए बंद करेंगे। लेकिन फिर 21 मई 2017 को आप मेरे समाज के सिर मत्थे सारे लोगों ने आके यही जंतर मंतर, इसी में आके आपने मेरे हौसलों को बुलंद करके कहा कि लड़, हम तेरे साथ हैं। और वो दिन रात का दिन है, चाहे मैं सीए मेरा नाम से मैं जेल गया हूँ, चाहे मैं ऐसी एक ताकत को लेके गुरु रविदास घर की तरफ चल दिया था, जब इन्होंने मेरी 250 लाख की मांग कर खाल उतार दिए कि सच्चो साहब अब तो एसीपी हो गए, जहाँ रात को मुझे जानवर की तरफ मार कर गिरा गया वो यही खड़े हैं। उनके जो साथी जिस थाने में मुझे मारा गया था 2-3 बार, वो भी मुझे सवेरे मिले थे। मैंने उनसे एक दिन पहले भी ये बात कही, जब मैं पहलवान हो गया था, मैं आदमी भूलता नहीं हूँ भाई, जिसने 1 इंच भी साथ दिया कतरा कतरा उसके लिए बात दूंगा, लेकिन जिसने मेरे लोगों को फंसाया, जबकि आप जानते हैं कि मैं संविधान में विश्वास रखता हूं, चलो माफ कर दूंगा उसे भी, गरीबों के मसीहा चंद्रशेखर भैया उसे भी माफ कर दूंगा। लेकिन इस बार आपने देखा कि क्या हुआ, जब वो सीबीआई से नहीं रोक पाए, ईडी से नहीं रोक पाए, इनकम टैक्स से नहीं रोक पाए, जब वो झूठे मुकदमों से नहीं रोक पाए, जेल से नहीं रोक पाए, तो कायरों की तरह आके उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी। आपकी गोली की तमन्ना सच्ची थी और मेरे लोगों के खून के आंसुओं की संघर्ष की तमन्ना सच्ची थी। अगर आपके गोलियों की तमन्ना सच्ची होती और मुझे कोई आगे की लड़ाई ना लड़नी होती, तो उसी दिन प्रकृति जो है मुझे खत्म कर देती, क्योंकि गोली से जो सामना वो बड़ा खतरनाक था। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ, मैं आपका खून हूँ, मैं कल भी था रहा था, आज भी खा रहा हूँ, और चाहे फर्श पर आऊं या आज पर आऊं या मिट जाऊं, मेरे खून का एक एक कतरा आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए हमेशा खर्च होगा। मेरी बात को याद है। लोगों ने कितना गुमराह किया आपको, क्या क्या नहीं बताया, क्या क्या नहीं आरोप लगाए, फिर भी नहीं रोक पाए, क्योंकि जब एक गरीब का बेटा खड़ा होता है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। लोगों को लगता है कि ये देश अमीरों का है और अमीर इस देश में राज करेंगे, और गरीब जो है वो खून के आंसू रोगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं, गरीब इस देश में खून के आंसू रोने का, और गरीब इस देश में राज करेगा, ये बात लेके हम लोग सड़कों पर निकलते हैं और हम तो हर दिन को आखिरी दिन मानते हैं। बात मेरी उसकी नहीं थी। जब मैं ज्ञापन पढ़ूंगा आपको पता लग जाएगा कि मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आया, या मैं अपनी सुरक्षा की मांग करने आया, या मैं सीबीआई जांच की मांग करने आया। मैं आपको बता दूंगा, मैंने समाज को इसलिए बुलाया अपने नाम से क्योंकि मैं जानता हूं कि चाहे आप पे एक रोटी कम हो, चाहे आपको पानी ना मिले, चाहे गर्मी आपको कितनी परेशान कर रही हो, लेकिन आप मेरी बात के साथ खड़े रहोगे। और दिल्ली में आज आपने इतिहास लिखकर दोबारा दिखा दिया मेरे लोगों, मुझे गर्व है आपसे, मुझे गर्व है कि मैं गरेट समाज में जन्मा था, मेरा समाज गरेट है और मेरा समाज सम्राट अशोक की तरह गरेट रहेगा। मुझे ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि
रोकना जो ईमानदार भी है और संघर्षशील भी है, और जिसके गले में पट्टा नहीं है किसी का, वो बड़ा खतरनाक है। जब मैं कहता हूँ ना, मुझे आदत है, हम पश्चिम के लोग हैं, तो भाई आप इसे हम ही मानना करो, ठीक है? इसे आप हम मानना करो सारे, क्योंकि भाई मैं भी तो भीम आर्मी का आपकी तरह सिपाही हूँ, एक छोटा सा। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा जो पैदल चल रहा है, दोनों हाथ उठाकर उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं धन्यवाद दूंगा उनका जो साइकिल से आए, फिर मैं धन्यवाद दूंगा उनका जो बारिश में भीगे तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करा, उनका हौसला नहीं डिगा, जिन्होंने औरों को भी प्रेरित किया। और फिर मैं धन्यवाद दूंगा जो बस से आए, ट्रेन से आए, कैसे कैसे आए, भूखे पेट आए, कैसे आए। मैं आज अपने परिवार के बीच में हूँ, नेता नहीं हूँ, यहाँ आपका खून हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ बात की शुरुआत में ही। अगर मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ गरीबों की, कमजोरों की, पहले होता क्या था आप जानते हो, मैं आपका खून हूँ कि गांव में ताकतवर आदमी, सामंती आदमी जिस बहन की बच्ची की चाहे उसकी चुन्नी खींच ले, उसके कपड़े खींच ले, उसको नोच ले, आखिर गांव में पंचायत होकर बात निमट जाती थी। किसी की बारात रोक दो, किसी के ऊपर पेशाब कर दो, किसी को थूक दो, किसी में थूक चटवा दो, किसी की मूंछ काट लो, किसी की पानी छूने पर हत्या कर दो। तो पहले ये ताकतवर लोग था, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मगर जब से भीम आर्मी के सच्चे पहरेदार मैदान में आए हैं देश के अंदर, वो कर तो देते हैं घमंड में, लेकिन उन्हें नहीं पता उनकी माँ भी नहीं बचा सकती। सरकार जेल में जाते हैं, जेल, जब वो जेल जाते हैं तो वहां बैठ के वो सोचते हैं कि हम किसकी वजह से जेल जा रहे हैं। तो जब वो जेल जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं पता है? वो जेल जाके ये कहते हैं बाहर निकलते कि इस आदमी को निपटाओ, वरना तो हमारा एक छत्र जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा इस देश में। उन्होंने शुरुआत ये यहाँ नहीं की, उन्होंने शुरुआत बिहार में की। जब भाई राकेश पासवान को उन्होंने 20 गोली मारी, हम समझ नहीं पाए। 20 गोली मारने के बाद उन्हें लगा डर जाएंगे, लेकिन आप डरे नहीं। फिर उन्होंने विदिशा में हमारे जिला अध्यक्ष भाई चरण सिंह की हत्या करी, फिर भी नहीं हम डरे। हम आंदोलन में आए, हमारी जान चली गई, तब भी नहीं डरे। फिर उन्हें लगा कि भाई जड़ ही काटो, टहने भी मजबूत है, जड़ भी मजबूत है, पत्ते भी मजबूत है, भाई जड़ ही काटो। तो बाबा साहब वाले रुकने के लिए, तो जड़ काटने का वो क्या था कि चंद्रशेखर आजाद को निपटा दो। देखो वो तो बच्चे हैं जिन्होंने ये किया है, सच बात बता रहा हूँ, बच्चे, लेकिन उनके हाथ पीछे जो है ना, जिन्होंने उनके हाथ में हथियार दिए वो बच्चे नहीं है। हम सीबीआई जांच की मांग इसलिए कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि अपने आप सिक्योरिटी लेने को हमला कर दिया है, जिसकी रक्षा इतना बड़ा समाज करता हो, जिसकी रक्षा जो है सम्राट वीर भोज के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा छोटू राम के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे करते हो। क्योंकि भीम आर्मी का स्थापना दिवस भी है। 8 साल पहले आज ये दिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम हमारे सिपाहियों ने ये ऐलान किया था कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम के संगठन के जरिए हम इस देश में मनुवाद, ब्राह्मणवाद की जड़ें काट देंगे। जो कारवा एक छप्पर से चला, आज वो कारवा सैलाब के रूप में दिल्ली की सड़कों पे है। प्राइमरी स्कूल के मास्टर के इस बेटे ने कभी सोचा नहीं था कि अगर ईमानदारी से काम करने वाले गुजरात लोग ईमानदारी से क्यों नहीं काम करते। तो मैं इस पावन अवसर पे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। भगवान बुद्ध, सदगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु घासीदास, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, नारायण गुरु संत गाडगे जी महाराज, भाई नीचे कर ले आप, चौधरी सब छोटू राम जी, कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी, संत राम जी प्रजापति जी, महामना रामचू वर्मा जी,
बाबू जगदेव प्रसाद शुक्ला जी, इनको इसलिए याद करो, ऐसी सभा में उनको गोली मार के खत्म किया गया था। वो ऐसे सिपाही, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की मूवमेंट के सिपाही, जिनको मारने का काम जो है बिहार में किया गया था। जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर दीना वाल्मीकि साहब को नमन करता हूँ। और सम्मानित साथियों, मुझे संदेश के तौर पर आपको ये कहना है, मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूँ, क्या मैं कोई गलत लड़ाई लड़ रहा हूँ? नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ। एक चीज और बता दो पहले ही, बात पक्की करके चलेंगे आज। बेटिया पहले बेटियों के दो हाथ उधर करें। क्या अगर मैं लड़ाई गलत लड़ रहा हूँ और ये लड़ाई मुझे नहीं लड़नी चाहिए, तो आप आज इशारा कर दो, मैं ईमानदार से कह रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिख के दे दूंगा कि ये संगठन बंद करके कोई खाने का काम कर लेंगे। जो आखिरी में बैठे हैं वो सब लोग बताओ भाई, ऐसे नहीं चलेगा, हाथ उठा के बताओ, ये काम बंद कर दूं? अच्छा सुनो, फिर गौर करो, एक मिनट रुक जाओ, ये काम कामयाब कैसे होगा ये भी समझते हो? कब तक मैं आपको दिल्ली बुलाता रहूंगा, भोपाल बुलाता रहूंगा, भरतपुर बुलाता रहूंगा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बुलाता रहूंगा, झारखंड बुलाता रहूंगा, कब तक? हर चीज की एक सीमा होती है। मैं भी आपको बुला के थक गया, लेकिन जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो बंद नहीं हो रहा है। अन्याय अत्याचार बंद करने के लिए पहली 3 बातों पर आप गौर कर लो। पहली ये कि हमें संविधान ने बराबर के अधिकार दिए हैं, सत्ता में हमारे लोग नहीं हैं, इस वजह से, क्योंकि जिनकी सत्ता होती है उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता है। तो मान्यवर काशीराम साहब कैडर में एक बताया करते थे कि हमारे पास 5 तरह के बल हैं। कितनी तरह के? 5 तरह के। आवाज आ रही है? गर्मी तो नहीं लग रही, बताओ। गर्मी लगे तो बंद करो। तो 5 तरह के बल है। पहला बल है बुद्धि बल। शांत से सुनो, वरना इसके चक्कर में पड़ जाओगे, सब खत्म हो जाएगा। पहला बल है बुद्धि बल, दूसरा बल है धन बल, तीसरा बल है बाहुबल, और चौथा बल है जनबल, और 5वां बल है मनोबल। अगर जिसका मनोबल गिर जाए उसके लिए चारों बल बेकार हैं। मनोबल किसे कहते हैं? कि जब आप पहले ही हार मान लो। साहब भी कहते थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे कह रहा हूं, पहले तो दलित समाज जो है अपना, वो दलितपन छोड़े, अन्याय का जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। हम इस देश में इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम बच्चियां पैदा हो हमारे घर में उनको नोच लिया जाए, जैसे मणिपुर में नोचा जा रहा है हमारी आदिवासी बहनों को। हम लोगों ने इसलिए अपने परिवारों को आगे नहीं बढ़ाया कि कोई मूंछ रखने पर उनकी हत्या कर दे, कोई उनको जूते में पानी पिलाए, कोई उनके सर पे पेशाब कर दे। इसलिए हमारे माँ बापों ने हमें जन्म नहीं दिया। इसलिए अपने मनोबल को ऊंचा करो। ये लोकतंत्र है, जिनके पास लोग होते हैं, जिनको उनका राज होता है, लोग आपके पास हैं। लेकिन सरकार के लोग इस बात को याद रखना। और भाई आखिरी मांग ये है, मैंने ज्यादा रास्ते अध्यक्ष जी पढ़ देंगे, मैं मांग बता देता हूँ कि इस घटना की सीबीआई जांच हो और सुरक्षा तो भाई समाज ही करेगा, सारे मांगने दे देने वाले तो हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, ये समझना पड़ेगा कि देश के जो सरकार के नेताओं को सुरक्षा मिल सकती है, तो हमारे नेताओं को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। सरकार आती जाती रहती है, हम भी टैक्स देते हैं, आप भी टैक्स देते हो, हमारी संख्या ज्यादा, हमारा टैक्स ज्यादा है, सुरक्षा आपको क्यों? आपकी तो सरकार है, आप पे कौन गोली चला रहा है? गोली तो हम दलित पिछड़े नक्सलियों की छाती से निकलने जा रही है। इसलिए सुरक्षा की जाए। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को मैं कहना चाहता हूं, अगर वो संत है और अगर वो न्याय की बात करते हैं, कानून के राज की बात करते हैं, तो वो वहां से पैरवी करें
और केंद्र सरकार अगर सच्ची है, उनका हाथ नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का और केंद्र गवर्नमेंट का, तो वो रिक्वायरमेंट को जो है जो यूपी गवर्नमेंट भेजे उसको फाइनलाइज करके ऑर्डर करे सीबीआई जांच के। हम बताएंगे कि इसमें सांप चूहे शामिल है या बड़े बड़े अजगर जो है शामिल है। आपको पता है पहलवानों के मामले में न्याय कैसे हुआ, आपने देखा, आपको याद है पहलवानों का समर्थन भी हमारे साथ है। और यहाँ मणिपुर की कुछ बेटियां भी बैठी है, वो मिलना चाहती है, मैं उनको भी सुनूंगा। और हमारी बहन प्रतिभा जी वो भी यहाँ आई हुई है, जो पूर्व विधायक है नवलगढ़ से, उनका भी धन्यवाद। बहुत सारे साथी जिनके नाम छूट गए, यहाँ प्रकार रहेगा हमारे छोटे भाई की सिस्टर। एक छूट रहा है भैया, मीडिया में भी आरक्षण हो, मीडिया में नहीं निकलता है सरकार, ठीक है। हेलो, तो वो भी मीडिया यहाँ आई हुई है और बहुत सारे हैं जिनके साथ हमने अत्याचार को सब लोग आए हुए हैं। हेलो, और एक अगर मध्य प्रदेश में हम लोग पहले तो लड़ाई लड़ ही रहे, मध्य प्रदेश के लोगों को राजस्थान के लोग कहना चाहता हूँ भाई मेरी जान की रक्षा तो हो जाएगी, चलो सुरक्षा भी इंतजाम हो जाएगा, लेकिन आम जमीन पर तो आप लोग भी लड़ रहे हो पूरे भारत में, बिहार हो, बंगाल हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, यूपी हो, उत्तराखंड हो, आपकी रक्षा कौन करेगा? आपको भी तो गोली चल सकती है। इसलिए हमें सुरक्षा की नहीं, अपनी सुरक्षा की नहीं, समाज की सुरक्षा की जरूरत है। इसलिए सरकार सुरक्षित माहौल लागू करे, और अगर सरकार पे सुरक्षित माहौल लागू नहीं हो तो सरकार कुर्सी छोड़े। क्यों जबरन चिपक के बैठे हो भाई? आप मणिपुर को न्याय नहीं दे सकते, आप राजस्थान में न्याय नहीं दे सकते, आप बिहार बंगाल में न्याय नहीं दे सकते, आप दिल्ली में न्याय नहीं दे सकते, आप मध्य प्रदेश में और केंद्र से न्याय दे सकते। तो भाई हम अपने लोगों को ये कहना चाहते हैं आप सब लोगों के सहयोग से कि राजस्थान के लोग मेहनत करने पे आ जाओ, मध्य प्रदेश के लोग मेहनत करने पे आ जाओ, छत्तीसगढ़ के, तो इसी बार जो है आपका सत्ता की चाबी आपके हाथ में मध्य प्रदेश राजस्थान में आ जाएगी, छत्तीसगढ़ में। क्योंकि चुनाव जैसा होगा उसमें 5-7 विधायक जिसके पास होंगे उसके पास चाबी होगी, और हम काम करने वाले लोगों को लड़ा रहे हैं, तो हमारा विधायक जो है हो सकता है वो चीफ मिनिस्टर बन जाए या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए, आपकी सरकार में हिस्सेदारी हो जाए। इसलिए आपसे कहूँगा मध्य प्रदेश राजस्थान के लोग ज्यादा काम करें और आप यहाँ आए उन्हें के बारे में आम आदमी क्या करेगा? अरे निकाली देखो भाई, हाँ ईवीएम के खिलाफ ये कह रहे हैं, मैंने गाने में वो संदेश दे दिया था कि ईवीएम का इलाज भी हम लोग करेंगे, हम ईवीएम के भी खिलाफ हैं। अब मेरी आखिरी बात सुनिए, बहुत जरूरी, हम सरकार को 15 दिन का समय देंगे। अगर सरकार ने 15 दिन में हमारी बात नहीं मानी, फिर हम पीसी करके अपनी आगे की योजना के बारे में बताएंगे। और मेरा तो मानना है कि पूरे देश में हम जन जागरण करके 22% शेड्यूल कास्ट और 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को और अल्पसंख्यक लोगों को जो है इकट्ठा करने का काम करेंगे, उनको दो दुश्मन की पहचान करवाएंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि बहुजन समाज राज करे, उनके साथ अन्याय ना बंद हो। अब अगर आपके यहाँ को यात्रा आएगी तो आप लोग मेहनत करोगे नहीं करोगे बताओ? अगर तुम्हारा बुलाऊंगा आओगे नहीं आओगे? यदि सोचो पिछली बार हम चले गए, इस बार और चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी मेरा ये अल्टीमेटम है देश के प्रधानमंत्री को, ये बात सब लोग जानते हैं। सम्मानित साथियों, वो भी पिछड़े समाज के थे, नारायण गुरु वो भी पिछड़े समाज के थे, सर छोटू राम वो भी पिछड़े समाज के थे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा वो भी पिछड़े समाज के थे, जननायक कपूरी ठाकुर वो भी पिछड़े समाज के थे, कामना रामस्वरूप वर्मा वो भी पिछड़े समाज के थे। और जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, चाहे शहीद आजम भगत सिंह रहे हों या कोतवाल भगत सिंह गुजर रहे हों, शहीद धन सिंह रहे हों, करतार सिंह सराभा रहे हों, वो भी इसी वंचित पिछड़े समाज के थे। उन्होंने अपना काम कर दिया। अगर आप चाहते हो कि बहुजन एकता बढ़े, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको जाके बहुजन आंदोलन को समझाने का काम करो। जैसे पहले उन्होंने हर घर जाके आपको समझाने का काम किया, ऐसे
है अब घर घर जाके उनको समझाने का काम करो। पहले नंगे यादव भी पिछड़े समाज से थे, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई। आप ये सोचते हो कि वो गलत है, नहीं, कुछ गलतियां हुई है उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, वरना पिछड़ा समाज भी ब्राह्मणवाद मनोवाद का सबसे बड़ा जो है विरोधी बैठा है। और ये बात उन्होंने 19 के दशक में करके भी दिखाई है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको और आगे बात को बढ़ाना तो अपने पराये में फर्क समझना पड़ेगा। जब सब लोगों ने रास्ते बंद कर दिए और कहा बाबा साहब अम्बेडकर, खिड़कियां तो दरवाजे तो बहुत दूर, खिड़कियां भी बंद कर देंगे, घुसने नहीं देंगे संविधान सभा में। तब उनको खुलना ढाका खुलना फिर से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजने वाले लोग वो मुस्लिम समाज के थे। उन्होंने भी अपना जो है पहले हक अदा किया। संसद में बाबा साहब, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाबा साहब गए, तब जाके संविधान लिखने का मौका मिला, तब जाके आपको हक अधिकार मिले। आज वो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई हमने तो समय समय पे अपना काम किया, हमारे लिए कौन लड़ेगा। इसलिए मैं सीए एनपीआर एनआरसी के आंदोलन में मिल गया और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आपको समझना पड़ेगा कि आपका अपना कौन है और आपका पराया दुश्मन कौन है। अभी मंच में तमाम पार्टियों के नेता बैठे थे, उनको पार्लियामेंट जाना था, हमारे आरजेडी के नेता बैठे थे। मैं उनसे कहता अगर वो होते कि भाई मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आपकी पार्टी का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन आपके राज में हमारे लोग भी खाद खाली जा रही है, आपके यहाँ आयोग नहीं बना हुआ भाई, आप भी कुछ करके दिखाओ। दूसरों को गाली देने से काम नहीं चलेगा। उनके यहाँ एससी आयोग नहीं है, महिला आयोग नहीं है, उनके यहाँ राकेश पासवान की हत्या कर दी जाती है, आरोपी गिरफ्तार नहीं होते। मुझे उनसे भी कहना था लेकिन समय कभी चले गए। हमारे कांग्रेस के नेता भी बहुत सम्मानित साथी भाई आए थे, उनका भी बड़ा सम्मान करता हूँ। बात बंद कर दूं, मैं उनसे भी पूछता कि भाई मैं आपके सीनियर नेताओं का को लड़ रहे सम्मान करता हूँ, लेकिन जब आपके अंदर में इकबाल, जितेंद्र में इकबाल, जब आपके यहाँ ओम प्रकाश नगर, जोधपुर की बिटिया, जेएनयू की स्कूल की बच्ची, जब उनके साथ अन्याय होता है तो भाई आप भी कुछ करके दिखाओ। सिर्फ गाली देने से काम नहीं चलने का कि दूसरी सरकार खराब है। आपके राज्य में भी बहुत कुछ भला नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा स्पष्ट संदेश है कि जब तक आपकी अपनी ताकत नहीं बढ़ेगी आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी बात को याद रखना, किसी के पीछे खड़े होने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, मैं आपको पूछ बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको मूछ की लड़ाई लड़ने के लिए कह रहा हूँ। ये अपना होगा अपना मरोड़, और मन आया तो पिया ने दिया फोड़। ठीक है, अपनी ताकत बनाओ। जब आपका विधायक जीतेगा, जब आपका एमपी जीतेगा, आपका व्यक्ति सदन में होगा, फिर अगर अन्याय अत्याचार होगा तो फिर हम हिसाब करेंगे। हमारा एक एक अम्बेडकर वाली सदन को चलने नहीं देगा, चाहे सदन ये वाला हो या विधानसभाओं के सदन है। तो सारी बात मैंने आपको बता दी। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मेरा जो गिरता हौसला, जो गिर नहीं सकता आप जानते हो, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि कहते हैं पुनर्जन्म होता है, मैं तो मानता नहीं, लेकिन सच ये है कि जब वो गोली चली थी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने अधिकारी को फोन करके कहा कि गोली तो लगी है, लेकिन लगी कहाँ ये पता नहीं पाई। और पिछला जन्म भी जीवन भी आपके लिए था एक एक खतरा, और ये जीवन भी आपके लिए, ये ऐलान करने के लिए आपको। दूसरा, सीबीआई जांच क्यों जरूरी है ये भी सुन लो। जो लोग ये कह रहे थे सुरक्षा के लिए गोली चलवाई या करा, तमाशा बना रहे थे, उनको आदत है मुझे रिश्ता दिखाने की आदत है उनको, क्योंकि उनको ये गरीब का बेटा पच नहीं रहा है, ये कमेरी माँ का बेटा पच नहीं रहा उन पे। तो मैं भी उनको बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है आपके मालिकों के हाथ भी इसमें शामिल ना हो। इसलिए मैं इसकी सीबीआई जांच चाहता हूँ कि मेरे जान से ज्यादा, मेरी जान से मेरे लोगों से ज्यादा दूसरों को कुछ प्यार हो गया है, वो क्यों मेरी जान लेना चाहते हो। तो प्रकृति के आशीर्वाद से, आप भाइयों के सहयोग से, प्रार्थनाओं दुआओं से मैं आपके बीच में, वरना ऐसा भी हो सकता है कि आज यहाँ इकट्ठा तो होते मेरी तस्वीर लगी होती
और आप रो रहे होते कि भाई हमारा भाई चला गया। मैं जानता हूं कैसे कैसे उधार पैसे लेकर आए होंगे और आने जाने के बाद जब खबर आएगी कि आपका कोई और मुसीबत ना पड़ जाए, लेकिन जब आप अपनी जगह से नहीं हिलते तो फिर मेरे साथ कोई मुसीबत आ जाए मुझे भी हिलने का मेरा मन नहीं करता। आप बताओ कैसे छोड़ दूं, आपके हाथ कैसे छोड़ूं, आप बताओ कैसे छोड़ूं आपके हाथ जिन्होंने मेरे लिए दिन रात नहीं देखा, आंधी तूफान नहीं देखा, गर्मी नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, कोई भी मुसीबत नहीं देखी, भूख प्यास, उनका हाथ कैसे छोड़ दूं, उस समाज का हाथ कैसे छोड़ दूं, कैसे डर के घर में बैठ जाऊं, कैसे सीना तान के आपका खून होके बाहर ना हो। इसलिए यहाँ मैदान में हूँ, ये मैं समझना डर गया हूँ। जिस दिन डर गया आप ये समझना कि मर गया हूँ। जब तक जिंदा हूँ पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ूंगा। दिल्ली के भी बहुत साथी आए, मध्य प्रदेश के बहुत साथी आए, 22-23 स्टेट के साथी आए, थोड़े थोड़े अपना अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए। 2-2 किलोमीटर से लोग आए, उड़ीसा से आए, झारखंड से आए, तेलंगाना से आए, कर्नाटक से आए, त्रिपुरा से आए, असम से आए, बंगाल से आए, बिहार से आए, राजस्थान से आए, कश्मीर से आए, पंजाब से आए, हरियाणा से आए, यूपी से आए। यूपी वालों का तो खून तो भाई खून तो सभी का होगा, वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपके आगे ज्ञापन पढ़ता हूँ, आप ज्ञापन को गौर से पढ़ लें, सुन लेना एक बार। बहुत महत्वपूर्ण है ये ज्ञापन, और ये ज्ञापन इसलिए जरूरी है कि एक छोटी सी मांग इसमें मुझसे जुड़ी हुई है, लेकिन बाकी मांग बहुत मुझसे जुड़ी हुई नहीं है, समाज से जुड़ी हुई है। भाई चंद्रशेखर तो अकेला आदमी मर जाएगा, लेकिन इस समाज के साथ जो न्याय हो रहा है उसका हिसाब तो करना पड़ेगा ना। ये उसका हिसाब नहीं करने की क्या हम इस देश में, आप बताओ, मरने के लिए पैदा हुए हो? मणिपुर की बच्चा याद है, देखो हमारे साथ तो सोशलिस्टों के साथ सदियों से होता आया, वीडियो भले ही वायरल ना होती हो लेकिन होता तो आया है। लेकिन अब ये बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप बताओ। तो मैं आपके आगे ज्ञापन पढ़ूंगा। आखिरी मांग जो है वो जो ज्ञापन है उस पर गौर कर लो, मीडिया के साथ भी ज्ञापन चला देना भाई, कान से सुन लो। बहुत दिन लगा रहा, ये सुनो, इसी में है सब कुछ। निवेदन करना राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की उम्मीद खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री तो उनका भी लड़ पा रहे लड़ाई, जिनको सरकार बनाए। भाई बैठ फोटोग्राफर बनना चाह रहे, बैठ जाओ यार, ये कोई बात ठीक नहीं। इतनी बार मैंने कभी नहीं कहा आज तक अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही सदियों से हक वंचित वर्गों, विशेष रूप से जाति जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा व इनके विकास के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। हमारा संविधान समाज के कमजोर वर्गों, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। यथा संविधान 1938 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। यह अवगत कराना है कि सदियों से SC, ST समुदाय के लोग सामंतवादी और घृणित जातिवादी क्रूर मनवादी मानसिकता का शिकार बनाए जा रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति का सर के सिर के ऊपर अपर कास्ट के व्यक्ति द्वारा पेशाब करना आधुनिक भारत की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है।
इसी प्रकार पिछले कुछ वर्षों में देश के राज्यों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए चैलेंज करके सुनियोजित हत्याएं की जा रही हैं, जिसमें कटु घटनाएं हैं। शोधार्थी छात्र रोहित वेमुला की हत्या, वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेर की हत्या, मनीषा वाल्मीकि की हत्या, जितेंद्र मेघवाल की हत्या, इंद्र मेघवाल की हत्या, रमन वाल्मीकि की हत्या, भाई आकाश गुर्जर की हत्या जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गोली मारकर की गई। इन घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि देश भारत के संविधान से नहीं बल्कि देश का शासन प्रशासन मनोविधान से संचालित हो रहा है। समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ आयोजित हिंसा, हत्याओं तथा मौत घटनाओं का लगातार बढ़ता जा रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट इसका सरकारी सबूत है। अब मैं आपको एक एक करके मांग पढ़ता हूँ, पढ़ू भाई। आप समर्थन भी करना होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारा बुद्धिजीवी समाज भी सुने कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं या समाज के लिए लड़ रहे हैं। हम आपकी वोट से बने वो नेता नहीं जो राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में तलवे छाट रहे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के। हम आपका खून है, कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे और हमेशा सड़कों पे लड़ते रहेंगे। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। देश में 85% लोग SC, ST, OBC व अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जबकि हाई जुडिशरी अर्थात सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में इन वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके लिए इन वर्गों के जजों की समानुपातिक आरक्षण के तहत नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। और इसका एक उदाहरण बता देता हूँ। यूपीएससीएस में पिछले 10 साल में दलित समाज का एक भी बच्चा भर्ती नहीं हुआ। आप चेक कर लेना। उन्होंने एक षड्यंत्र कर रखा है, हम उनको हरा देते हैं कंपटीशन में, इंटरव्यू में वो हमें हरा देते हैं। उन्होंने कहा इंटरव्यू में 80 नंबर नहीं आएंगे तो भाई कामयाब नहीं माना जाएगा। 70 से 79 देकर हमारे लोगों को निकाल देते। आप देखो, लोकतांत्रिक भारत में एक जज नहीं बना पिछले 10 साल में। आप इस बात को समझो, कितनी बड़ी साजिश है। पिछले वर्ग के भी 2-4 बड़े होंगे। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके नेता जिन्होंने जिनको आपने वोट से बनाया उनको इस दिखाई नहीं देता है। जब आपका जज नहीं होगा तो फिर 10 लाख का जुर्माना तो लगेगा भाई, या नहीं? फिर संविधान के अनुच्छेद दूसरी मांगे ये होनी चाहिए, उनसे पहले वाली। संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को संवैधानिक सत्ता है। इस आयोग को प्रत्येक राज्य में गठन हो, जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जज हो। इस प्रकार जिला स्तर पर आयोग का गठन किया जाए तथा भारत के प्रत्येक जिले में SC, ST एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाए, जो केवल SC, ST एक्ट में दर्ज केसों की सुनवाई करे और आयोग उनकी निगरानी करे। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार वालों को भी अपने यहाँ आयोग बना देना चाहिए, ठीक है? ये होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे। SC, ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 के उपबंध 4 के तहत जिला स्तर पर जिलाधिकारी की संस्तुति में जांच प्रक्रिया की निगरानी हेतु अधिवक्ताओं की कमेटी का गठन किया जाए तथा SC, ST समुदाय के जघन्य अपराधों जिसमें कम से कम 7 वर्ष की सजा हो, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि कम से कम जो भी 8,25,000 है 50 लाख रुपए की जाए। पीड़ित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। बताओ सहमत हो या नहीं सहमत हो? मंच के लोग हाथ में चलो आगे बढ़ो। SC, ST वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों का उच्च पदों पर SC, ST OBC वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों का उच्च पदों पर समुचित प्रतिनिधित्व हेतु प्रमोशन या रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाए तथा इन वर्गों सन 1931 के बाद देश में आज तक जाति आधारित जनगणना नहीं की गई। अतः जाति आधारित जनगणना की हम पुरजोर मांग करते हैं तथा जिसकी जनसंख्या वाली निषेधाज्ञा के तहत देश में वास्तविक लोकतंत्र कायम हो सके एवं जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाया जाए। आप चाहते हो जातिगत जनगणना हो,
यह है कि सरकारी उपक्रमों तथा संस्थानों का निजीकरण संविधान की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के खिलाफ है, क्योंकि यह सरकारी नौकरियों में आरक्षण को समाप्त करने की साजिश है। अतः निजीकरण पे तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। आप इस पे सहमत हो? हमारी सरकार आओगी, सारा जिनका निजीकरण हुआ उनका राष्ट्रीयकरण कर देंगे। आपसे सहमत